हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महा सीरीज में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी महा सीरीज के अंतर्गत आपकी तैयारी को रणनीतिक बनाने के लिए हमारे द्वारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सबको हम तैयार करवा रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमारा टारगेट ये है कि जो भी हम आपको तैयार करवाएं वो आपके लिए एग्जाम में हेल्प लो और सक्सेस हो जाओ। तो इसी उद्देश्य से ये सीरीज चलाई जा रही है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो बेसिक से अगर डिटेल में हम देखें तो बेसिक से हमारा इकोनॉमी एंड पॉलिटी चल रहा है। करंट अफेयर में देखें हम तो हमारे यहाँ विजन की मंथली मैगजीन चल रही है, जिसके अंतर्गत हम मई की कंप्लीट कर चुके हैं, जून की चल रही है। डोंट वरी, हम पीछे हैं लेकिन हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। आपको एग्जाम से पहले हम ये करवा देंगे। इसके साथ हम लास्ट में हम पीटी 365 भी बहुत फास्टली करवाएंगे। तो पीटी 365 भी पीटी से पहले करवाएंगे आपके लिए। तो डोंट वरी, आप अच्छे से देखते जाए, हम जल्दी कवर करवाएंगे और बहुत जल्दी काफ़ी चीज़ें को करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ आपकी घटना चक्र चल रही है। और दोस्तों, इस घटना चक्र के लिए हमारे लिए इसलिए चलाई गई क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर सके, उनसे बहुत सारी डिटेल उनको कवर कर सके, इसलिए इनके आपके द्वारा आपके लिए हमारे द्वारा चीजें चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम इकोनॉमी और पॉलिटी को लेकर चल रही है मैडम। और मैडम के द्वारा अच्छे से हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इसमें ये आपके लिए काम किया आएगी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपी बीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, सारी एग्जामों में ये बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। इसमें हम 6 से 7 आपकी घटना चक्र हमको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, स्पेशली आपकी प्री से पहले। इसके अलावा दोस्तों, हमारे यहाँ सी सेट भी चलाई जा रही है। सी सेट जिसके अंतर्गत आपकी बेसिक से एकदम तैयारी करवाई जाएगी और आपको इसके वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिए गए, जिसमें नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एवरेज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें परसेंटेज चल रही है। और सबसे खास बात अगर आप इसमें देखें तो सबसे खास बात यह है कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स जो सीजीएल एसएससी में काम आती है, उन ट्रिक्सों को भी सर के द्वारा अच्छे से बताया जा रहा है। और इसके साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सी सेट में करवाए जा रहे हैं। तो सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है, सी सेट को अच्छे से पढ़ना है। सारी चीजें हमारे द्वारा इसमें करवाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, हम डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन डालते हैं। हो सकता है किसी दिन गैप हो जाए, बट डेली आंसर राइटिंग आपको करवाते हैं। इसके अलावा आपकी लाइव कॉपी चेकिंग, ये चीज चल रही है। और टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट हमने विजन की टेस्ट सीरीज का भी सॉल्व करवाया कि किस तरीके से टेस्ट सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब टेस्ट 2 सॉल्व करवाएंगे हम जल्दी ही। और इतनी सारी इसके केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व करना, इतनी सारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, उन सारी चीजों को हमारे द्वारा कवर करवाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बट श्योर कि हम एग्जाम से पहले आपका सिलेबस काफी हद तक खत्म कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस हमें एक ही चीज चाहिए कि आप अच्छे से इन चीजों को फॉलो करें और अच्छे से पढ़ें। तो आज मंथली मैगजीन में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आईआर हमारे लिए मंथली मैगजीन करंट 2-3 तरीके से पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एक तो सबसे बड़ी है कि ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी। इसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस2 में काम आती है। इन चीजों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज अगर देखें तो अब हम समझेंगे कि देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम बताते हुए आपको चल रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक है भारत और यूरोपीय संघ। देखो, आईआर में 2 देशों के बीच में हम संबंध पढ़ते हैं, 2 संगठनों के बीच में संबंध पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ एक बहुत सारे देशों का बीच में एक समूह है, हम उसके बारे में जानेंगे। और भारत का उस समूह के साथ क्या रिलेशन है, इसको लेकर के यहाँ बात होगी। तो आज हम इसमें देखेंगे कि तो इसके अंतर्गत आईआर आपके प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में स्पेशली आपको देखना है कि कोई डिक्लेरेशन हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, देश कोई जगह कोई देश करंट में हाईलाइटेड है, कोई ज्योग्राफिकल जो अगर प्लेसेज है वो हाईलाइटेड है, उसको आपको जरूर देखना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है या क्षेत्रीय संगठन है, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पता लगेगी। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपके प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले भारत और यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें कॉमन चीज क्या है। देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 2 चीज ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक होता है सहयोग और एक होता है संघर्ष। जब भी कोई देश या कोई समूह के साथ
हम संबंध बनाते हैं तो उन मुद्दों पर कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर उनमें उनके बीच में सहयोग होता है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बीच में उन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट ये इस इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर देश का अपना राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित क्या होता है, हर देश की अपनी जरूरत, वो उसके राष्ट्रीय हित होती है। जैसे आज इंडिया का राष्ट्रीय हित यह है कि इंडिया दुनिया के देशों के साथ एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंडिया चाहता है कि दुनिया के देश हमारे यहाँ निवेश करने आए, तो ये हमारा हित है। यूरोप के देश चाहते हैं कि इंडिया में जाके हम निवेश करें ताकि इंडिया हमें एक मार्केट के रूप में मिल जाए। तो हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है। तो ध्यान रखना, अगर दो या दो से अधिक देशों के राष्ट्रीय हित यदि एक साथ जुड़ेंगे, यदि वो कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ेंगे तो उनमें सहयोग होगा, और यदि राष्ट्रीय हितों में टकराहट है तो उनमें संघर्ष होगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। पहले जैसे सहयोग की बात करें तो अगर देखो, भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, भारत का राष्ट्रीय हित है कि भारत अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है, वो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है, उसको सक्सेस करना चाहता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि भारत में निवेश हो, भारत में तकनीक आए, ठीक है। अब ये चीज भारत को चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूरोप के देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो भी है, इनका टारगेट है कि हमें निवेश के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा है, तो इनको मार्केट चाहिए जहां कंपनी वहां पर निवेश कर सके। तो इनको निवेश के लिए जगह चाहिए, तो निवेश के लिए जगह कौन है, भारत। भारत चाहता है कि हाँ, भारत को जरूरत है कि आप यहाँ निवेश करो, इनको जरूरत है कि हम निवेश जाके करें। तो दोनों के हित समान हुए या नहीं हुए, इसलिए इन दोनों में निवेश के मुद्दे पर सहयोग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर तकनीकी बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत चाहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आए। यूरोपियन देशों के पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, वो चाहते हैं कि इसको हम किसी दूसरे देश में जाके बेचें, तो उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए दोनों में सहयोग हो जाते हैं। तो भारत और यूरोपीय यूनियन, इसके अलावा यूरोपीय देश है वो भी क्या है, लोकतांत्रिक है, भारत भी क्या है, लोकतांत्रिक है। तो ऑब्वियसली दोनों के हित समान हो गए। दोनों चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आगे बढ़े, दोनों चाहेंगे कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि वैश्विक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कानून आधारित। वैश्विक व्यवस्था में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रशिया कर रहा है यूक्रेन पर, जैसे कि चाइना कर रहा है हांगकांग पर, ऐसी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों के हित समान हो जाते हैं। इसके अलावा चीन को संतुलन करना, यूरोपीय यूनियन को या यूरोपीय देशों को पता है कि चीन अगर महाशक्ति हुआ तो डेमोक्रेसी का पतन कर देगा, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू का पतन कर देगा, इसलिए वो चाहता है कि चीन डाउन रहे, चीन को संतुलन करना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार इंडिया भी चाहता है कि हमारा पड़ोसी चीन वो भी ज्यादा पावरफुल ना बने, अदरवाइज हमारी बॉर्डर पे अटैक कर देगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों चाहते हैं कि चीन को कंट्रोल रखा जाए, इसलिए भारतीय यूरोपीय यूनियन और भारत में क्या होता है, सहयोग होता है। ध्यान रखना, ये हर देश के साथ जब भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़े तो उसमें चीज ध्यान रखना कि जिन मुद्दों पर दोनों के नेशनल इंटरेस्ट एकदम जुड़ेंगे, उन मुद्दों पर दोनों में सहयोग बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए इसके अलावा पर्यावरण की बात करें हम, तो पर्यावरण के मुद्दे पर भी ध्यान रखना एक चीज कि मैं कई चीजें नोट्स में लिखता हूं, मैं जो बोलता हूं उनको आप एडिट करते हुए जरूर चलना, उनको नोट्स बनाते हुए जरूर चलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्यावरण के मुद्दे पर भारत चाहता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम काम करें, भारत चाहता है कि क्लाइमेट के जो टारगेट उनको प्राप्त करें। ठीक इसी प्रकार यूरोपीय देश, चाहे हम बात करें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश चाहते हैं कि एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग हमें काम करें, एनवायरमेंटल में हम सतत विकास करें, नवीनीकरण ऊर्जा पर फोकस करें, इसलिए दोनों में सहयोग। और ध्यान रखना, जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें डिटेल, ये इन मुद्दों पर जहां दोनों के इंटरेस्ट एक होंगे, जहां दोनों के हित एक होंगे, वह डेफिनेटली उन दोनों में कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, लड़ाई नहीं होगी। दूसरी पॉइंट, जहां दोनों के हितों में टकराहट होता है, फॉर एग्जाम्पल भारत चाहता है कि श्रम कानूनों में थोड़ी शिथिलता दी जाए, ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनियां अगर हमें निवेश करवानी है तो थोड़ा श्रम कानून को हल्का बनाया जाए। लेबर लॉ है वो थोड़े हल्के होने चाहिए ताकि निवेशक निवेश कर सके। लेबर लॉ है, श्रम कानून है, उनमें शिथिलता होनी चाहिए। जबकि यूरोपीय यूनियन कहता नहीं, आप अगर लेबर कानूनों में शिथिलता दोगे तो मानव का हनन होगा, मानवीय अधिकारों का हनन होगा, इसलिए लेबर कानून, श्रम कानून है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इन दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें ई कॉमर्स के मुद्दे पर,
बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, मैं बता रहा हूँ। ई कॉमर्स के मुद्दे पर ज्यादातर ई कॉमर्स की कंपनियां किसकी है, यूरोप की या अमेरिका की, विकसित देशों की। ये सारे चाहते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों पे ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनकी कंपनी है, जबकि भारत चाहता है कि ई कॉमर्स कंपनियों पे प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि ये हमारे यहाँ से बिजनेस को लेके जाती है और हमें कोई फायदा नहीं देती। अब भारत यूरोपीय यूनियन में इन मुद्दों पर क्या होती है, टकराहट उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ये है, कभी भी आप दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ो तो एक लॉजिक जरूर लगाना, जहां दोनों के इंटरेस्ट कॉमन होंगे, जहां दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्जिंग करेंगे वहां उनमें सहयोग होगा, और जहां दोनों के इंटरेस्टों में डाइवर्जिंग होगा वहां दोनों में क्या होगा, विवाद होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना का मामला देख लो, चाइना और भारत में आर्थिक मुद्दों पर सहयोग है, ध्यान रखना, आर्थिक मुद्दों पर भारत चाइना में लड़ाई कभी नहीं होती है ना। पर्यावरण मुद्दों पर भी सहयोग है, ध्यान रखना। भारत चाहता है कि विकसित देश है वो ज्यादा भूमिका निभाए, चाइना चाहता है कि विकसित देश ज्यादा भूमिका निभाए। भारत चाहता है कि हम चाइना के साथ ट्रेड करें क्योंकि चाइना की बहुत सारी चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं, चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ हम ट्रेड करें क्योंकि भारत एक मार्केट है जो हमारे बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। तो दोनों के हित जुड़ जाते हैं इसलिए, और इसीलिए ध्यान रखना दोनों में लड़ाई होते हुए भी आर्थिक मामलों पर सहयोग रहता है, व्यापार हो रहा है दोनों के बीच में कंपनियां आपस में आ जा रही है, तो ये क्या है, सहयोग है। लेकिन वहीं अगर बात आती है शक्ति की, तो चाइना चाहता है कि एशिया की शक्ति मैं बनूं, भारत चाहता है कि एशिया की शक्ति मैं बनूं, इसलिए दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण है कि गलवान घाटी का जो विवाद है, चाहे हम बात करें डोकलाम विवाद है, इनकी मेन जड़ क्या है, सेल्फनेस, स्वार्थपन। भारत अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, चाइना अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, और दोनों के हित कॉन्ट्राडिक्स है क्योंकि एक जगह दो पावर नहीं हो सकती, और दो पावर अगर पावरफुल होंगी तो उनमें लड़ाइयां होंगी, और इसलिए भारत और चाइना के बीच में संघर्ष है। तो आईआर की यह बेसिक थ्योरी है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है। इसलिए जिनके साथ सहयोग होगा वो दोस्त होंगे, जिनके साथ संघर्ष होगा वो दुश्मन होंगे। परंतु कोई भी दोस्त और कोई भी दुश्मन हमेशा स्थायी नहीं होता। हो सकता है किसी देश से आज हमारा सहयोग हो, कल जाके संघर्ष हो जाए, क्योंकि आज जिन हितों पर हमारा सहयोग चल रहा है कल के जाके हो सकता है उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, शीत युद्ध के दौर में यूएसए और हमारे दोनों के हितों में क्या है, संघर्ष की स्थिति थी, तो दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे। लेकिन आज यूएस और इंडिया बहुत जबरदस्त दोस्त है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई दोस्त परमानेंट नहीं रहता, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट ये चेंज होते रहते हैं, नेशनल इंटरेस्टों के आधार पर दोस्त और दुश्मन चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संघर्ष चलता रहता है। यह है बेसिक थ्योरी। तो जब भी आप दो देशों के बीच पढ़ो तो उससे ढूंढना कि सहयोग के पॉइंट कौन से हैं और संघर्ष के पॉइंट कौन से हैं। सहयोग में अब तक जिनमें उनमें सहयोग क्या क्या विषय किए हैं, उनमें कहां कहां पर सहयोग है, वो चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी। जब भी आईआर पढ़ो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम यूरोपीय यूनियन की काफी चीज जानेंगे, कहां कहां पर सहयोग होगा, कहां कहां पर उनमें संघर्ष होगा। जहां दोनों के हितों में टकराट होगा वहां संघर्ष होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि हाल ही में देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जहां जहां दोनों के बीच में सहयोग होगा, वहां जहां दोनों के हित कॉमन मिलेंगे वहां सहयोग होगा, और जहां दोनों के हितों में वहां संघर्ष होगा। तो अब हम यूरोपीय यूनियन इनको देखते हैं दोनों को, और हम समझेंगे इस चीज को। जब भी इससे क्या है कि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज रटना हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको आगे थोड़ा सा। तो यहां हम इंडिया और यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे, और इंडिया यूरोपीय यूनियन में हम जानेंगे कि एक तो यूरोपीय यूनियन इसके बारे में जानेंगे और एक इंडिया की स्थिति के बारे में जानेंगे। इन दोनों में कौन से मुद्दे उनमें सहयोग जानेंगे, दोनों में क्या बात चल रही है उनकी चीजों को जानेंगे। तो देखो हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के ने एक व्यापार निवेश के लिए एक समझौते की बात चल रही है कि दोनों चाह रहे हैं कि व्यापार व निवेश इन दोनों के लिए एक समझौता हो जाए। अब देखो क्या होगा, ध्यान रखना, समझौता क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि देखो
यूरोप के देश चाहता है कि हम भारत में जाके निवेश करें, भारत चाहता है कि हमारे यहाँ निवेश आए, इसलिए दोनों निवेश के मुद्दे पर सहयोग करेंगे। व्यापार, भारत चाहता है कि वो यूरोप में अपना मार्केट डेवलप करे, यूरोप चाहता है कि भारत में अपना मार्केट डेवलप करे, इसलिए दोनों व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों में व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों में अभी वार्ताएं चल रही है, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। और कई मुद्दे आएंगे, कई संघर्ष की स्थिति आएगी, देना है। दोनों साझेदार लगभग 9 वर्षों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन कोई तो वजह है जिसकी वजह से डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, तो उसी से इनमें संघर्ष की स्थिति पड़ रही है, उसी से इसमें डिसीजन नहीं हो पा रहा। वर्ष 2013 से पहले वार्ताओं पर रोक लगा दी। इन वार्ताओं को समझौते के दायरे पर विद्वान, देखो आपने एक चीज सोची कि 2013 से पहले इन पर अच्छे से वार्ता नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उस समय इंडिया ज्यादा डेवलपिंग फेज में नहीं था। आज इंडिया दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है, 5वीं इकोनॉमी बन गया है, तो यूरोप को मजबूरी हो गई कि इंडिया के साथ संबंध बनाए, यूरोप को जरूरत हो गई कि इंडिया के साथ संबंध बनाए, इसलिए यूरोप हमारी ओर आता जा रहा है। तो कहा जाता है कि जो पावरफुल होता है उसकी तरफ सब आते हैं। इंडिया जैसे ही इमर्जिंग होता जा रहा है, इंडिया आज यूरोप की जरूरत है। यूरोप को देशों को अगर निवेश करना है तो एकमात्र मार्केट उनके पास इंडिया है, क्योंकि चाइना वो निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना उनके विचारों के साथ मैच नहीं खा था। और कोविड-19 की सिचुएशन के बाद तो यूरोप समझ गया है कि अगर हमें रिलेशन बनाने हैं तो इंडिया से ही बनाने हैं, क्योंकि इंडिया ही वो मार्केट है जो हमें डेवलप करवा सकता है, हमारी स्थिति को सुधार सकता है। चाइना ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना कोविड-19 में उनको धोखा दे चुका है। तो इसलिए मजबूर होकर के भारत के साथ वार्ता इन्होंने आगे बढ़ाई है, ऐसे नहीं है इनको जरूरत पड़ी। हालांकि 2-4 मुद्दे जैसे व्यापार, निवेश और जीआई, इन मुद्दे पर इनमें क्या होता है, ये मुद्दे मुख्य रूप से कि व्यापार में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या है, इन मुद्दे पर ये क्या करेंगे, सहमति करेंगे। ठीक है, तो वार्ता का दूसरा 2022 सितंबर में होना है। तो ये चीजें अब सितंबर में हो चुका है, आपको पता है, वो हम सितंबर वाले मैगजीन में पढ़ेंगे। अब से ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं ना कि भारत के लिए यूरोपीय संघ क्यों महत्वपूर्ण है, भारत क्यों चाहता है यूरोपीय संघ, यानी कह सकूं कि भारत के राष्ट्रीय हित यूरोप से कैसे जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखना, तो कैसे जुड़े हुए हैं, चीन को प्रति संतुलित करने के लिए, चीन को काउंटर करना है अगर इंडिया को, तो यूरोप के साथ संबंध बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चीन आज दुनिया की आर्थिक, इकोनॉमी और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है। चीन यूएनएससी में है, राजनीतिक रूप से कैसे पावरफुल है, चीन यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, जबकि हम स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए चीन पॉलिटिकली हमसे ज्यादा पावरफुल है। इकोनॉमिकली अगर देखें, चीन दुनिया की सेकंड इकोनॉमी है जो 18 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है, और हम आज 3 ट्रिलियन डॉलर पे हैं। तो हम इकोनॉमी में भी चाइना से बहुत पीछे। तो ये बात जानते हैं कि हम अकेले चाइना से इन चीजों में बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरा सहयोगी हमें चाहिए जो चाइना को बैलेंस कर सके। कैसे? इसलिए हमें यूरोप की आर्थिक और तकनीकी जरूरत जरूरी है। भारत चाहता है कि यूरोप का निवेश हमारे यहाँ, यूरोप को टेक्नोलॉजी, यूरोप की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आए, और हम चाइना को अपना आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट डेवलप करके चाइना को हम पीछे कर सके, उसको संतुलित कर सके। इसलिए भारत को जरूरत है यूरोप की। तो कोई भी देश फ्री में संबंध नहीं बनाता, ठीक है ना। ये तो भारत की ओर से है कि भारत को यूरोपीय संघ क्यों जरूरी है। दूसरा, आर्थिक रूप से देखें तो कि दोनों के बीच में अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो लगभग 116 बिलियन डॉलर, यानी दोनों के बीच में व्यापार बहुत अच्छा होता है। लेकिन और कुछ स्थिति हो रही है कि हालांकि वैश्विक 2021 आपको पता है रूस यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बावजूद भी दोनों के व्यापार में वृद्धि हुई है, अर्थात दोनों के पास संबंध मजबूत हो रहे, और दोनों के लिए व्यापार जरूरी है। क्योंकि यूरोप पहले व्यापार करता था चाइना के साथ, इंडिया के साथ नहीं करता, लेकिन चूंकि कोविड-19 में यूरोप को पता लग गया कि चाइना के साथ ट्रेड करना हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए वो भारत की तरफ ज्यादा आ रहा है। और भारत भी चाहता है कि हम चाइना से बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं हमें विकल्प के रूप में यूरोप के साथ संबंध बनाने चाहिए। इसलिए तो आर्थिक दृष्टि से व्यापार को सकारात्मक करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अगर वर्तमान बात करें यूरोप के संघ का, यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ध्यान रखना। साथ ही निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य। भारत बड़ी मात्रा में, देखो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, पहले भारत के साथ व्यापार होता था, वो पहले चीन था, लेकिन अभी भारत के साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2021 और 22 की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए है। सेकंड की अगर बात करूं तो यूरोपीय यूनियन है, और थर्ड पे बात करूं चाइना है। लेकिन अगर देश में बात करूं तो पहले पे यूएसए है और दूसरे पे चाइना है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कोई एक देश नहीं, लगभग 27 देशों का बना हुआ एक समूह है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्यों महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट, चीन को बैलेंस करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से,
अभी आगे देखो क्या क्या महत्व है। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप की बदलती परिस्थितियों में भारत यूरोप के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत यूरोप के लिए क्या क्या काम कर सकता है, भारत के लिए यूरोप क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्ट कराओ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों यूरोप हमारी तरफ आ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट हुआ और सारे यूरोप के देश, अमेरिका, कभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आ रहा है, कभी फ्रांस का राष्ट्रपति आ रहा है, कभी जर्मनी का चांसलर आ रहा है, कभी आइसलैंड, फिनलैंड, सबके सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट इंडिया में आ रहे हैं। तो आपको पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज्यादा जिसके घर में जाते हैं जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो इंडिया के पास उनकी जरूरत है, इंडिया की उनको जरूरत है, इसलिए भारत के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बड़ा मार्केट है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल लगता है, इसलिए यूरोपीय यूनियन अब भारत की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को। इसके बाद ब्रेग्जिट। आप ब्रेग्जिट का मतलब आप जानते हो, मतलब पहले आपको पता है यूरोपीय यूनियन है, उसमें 28 देश थे, जिसमें यूके भी एक शामिल था, लेकिन यूके अब इससे अलग हो गया। तो यूके का यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ब्रेग्जिट। ठीक है, इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ा पावरफुल देश कौन सा था, वो यूके था, अब वो चला गया। तो पहले क्या है, भारत यूनाइटेड किंगडम को यूरोप का मुख्य भूमि द्वार, पहले क्या होता था, जैसे यूके भी ईयू में शामिल था, तो भारत क्या ईयू के साथ अगर कोई ट्रेड पार्टनर कर लेगा तो डायरेक्टली यूके में जा सकता था, क्योंकि वो आपस में एक ही थे। लेकिन अब चूंकि यूके अलग हो गया, तो भारत को, क्योंकि भारत पहले जो ये यूरोपीय यूनियन में प्रवेश किया था वो ज्यादातर यूके के माध्यम से किया था, क्योंकि यूके के साथ हमारे स्वतंत्रता के बाद से ही संबंध अच्छे रहे हमेशा। अब लेकिन यूके अलग हो गया, तो इसलिए भारत को पहले तो बात कर रहा था ओनली यूके के साथ, अब भारत को जब यूके अलग हो गया तो यूरोपीय यूनियन के पास जाना पड़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों को अगर व्यापार की संभावना बढ़ानी है तो निवेश करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक बदलाव अगर बात करें तो देखो, भारत और डेनमार्क ने हाल ही में ग्रीन रणनीति साझेदारी, ध्यान रखना मैं कह रहा हूं पर्यावरण मुद्दे पे दोनों सहयोग है, इसलिए दोनों में ग्रीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के दोनों में सहयोग बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर भारत चाहता है कि नेट जीरो का टारगेट 2070 में प्राप्त करें तो उसको यूरोपीय यूनियन के देशों की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से मिलेगी, एनवायरमेंटल के लिए अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट है वो वहीं से मिलेंगे, इसलिए भारत यूरोपीय यूनियन की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, यूरोपीय यूनियन भी चाहता है, यूरोपीय यूनियन के छोटे छोटे देश डेनमार्क, स्वीडन, ये स्विस, ये छोटे ऐसे देश चाहते हैं कि भारत भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग काम करे, ताकि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि यूरोप में आदमी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वहां आदमी कम पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरोप में एक आदमी की बहुत ज्यादा वैल्यू, इसलिए वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो भारत इसमें सहयोग करेगा और भारत को उनकी जरूरत है। दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भी भारत को जरूरत है। अगर भारत चाहता है कि भाई यूएनओ में सुधार हो तो भारत को यूरोपीय यूनियन के देशों की जरूरत पड़ेगी। भारत चाहता है कि डेटा संरक्षण का काम हो तो भारत, क्योंकि डेटा संरक्षण को लेकर के यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यूरोपीय यूनियन द्वारा जनरल डेटा संरक्षण एक्ट लाया गया था सबसे पहले। ध्यान रखना, यूपीएससी द्वारा 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि जनरल डेटा संरक्षण जो एक्ट है वो किसके द्वारा लाया गया, तो यूरोपीय यूनियन था जिसने पहली बार मानव की सुरक्षा के लिए डेटा को सिक्योर करने की आवश्यकता को समझा, कि अगर ह्यूमन को सिक्योर करना है तो उसके डेटा को सिक्योर करो। तो भारत भी आपको पता है कि वो डेटा, व्यक्तिगत डेटा का एक्ट लेके आया, जो कृष्णा समिति थी, श्री कृष्णा समिति, वो भी लेके आई, तो दोनों डेटा को संरक्षण करने पर सहयोग दे रहे हैं। अगर भारत डेटा संरक्षण करना चाहता है, भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको यूरोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भारत चाह रहा है। इसके अलावा भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना चाहता है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर काम करना चाहता है, मानव के विकास के लिए काम करना चाहता है, तो भारत को यूरोपीय यूनियन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भारत के लिए यूरोपीय यूनियन बहुत जरूरी है। ये पॉइंट आप समझ सके होंगे कि हमारे लिए यूरोपीय यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया नहीं गया है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर मैं बात करूं यूरोपीय यूनियन के लिए हम क्यों जरूरी है, यूरोपीय यूनियन हमारे लिए क्यों विकास कर, तो यूरोपीय यूनियन के लिए भी जरूरी क्यों है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के लिए एक तो बाजार, इंडिया एक बड़ा बाजार है, मार्केट है, तो इसमें निवेश करने के लिए और व्यापार करने के लिए यूरोपीय यूनियन को हमारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यूरोपीय यूनियन भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। सेकंड चीज,
चीन को संतुलन करना। यूरोपीय यूनियन को पता है कि अगर आज से हमें ज्यादा दिक्कत किसके साथ थी, रशिया के साथ, लेकिन रशिया अब जितना ज्यादा पावरफुल रहा नहीं, चीन पावरफुल हो रहा है। और चीन का पावरफुल होना यूरोपीय यूनियन देशों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों के विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन है। यूरोपीय यूनियन डेमोक्रेसी की बात करता है, चाइना तानाशाही की बात करता है। इसलिए अगर चीन को कंट्रोल में रखना है तो यूरोपीय यूनियन को पता है कि दुनिया में एक ही देश ऐसा है जो चीन को कंट्रोल में कर सकता है, वह है उसका पड़ोसी भारत। इसलिए यूरोपीय यूनियन हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। इसके अलावा ये किस पे काम करते हैं, ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे। देखो इनको पता है, यूरोपीय यूनियन को देशों को पता है कि देखो भारत को जरूरत है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, हमारे पास है तो हमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हम इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। सेकंड फायदा ये होगा कि हम इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे तो इंडिया नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त करने में सहयोग करेगा, जिससे हमारे यहाँ पर्यावरण भी बैलेंस रहेगा। इसलिए यूरोपीय यूनियन भारत की जरूरत पड़ जाती है। यूरोपीय तो चाहे हम राजनीतिक रूप से देख लो, दुनिया में डेमोक्रेसी की बात आती है तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है। इसलिए जरूरत है कि इंडिया के साथ अगर संबंध नहीं बना पाए तो कभी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत है। तो राजनीतिक रूप से जरूरत है, आर्थिक रूप से जरूरत है, सामरिक रूप से कैसे, चीन को संतुलित करना है। भारत की जरूरत यूरोपीय यूनियन को पड़ेगी, इसलिए दोनों में सहयोग बढ़ रहा है, बेकाम में सहयोग नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये समझ में गए होंगे। अगला पॉइंट अगर आता है कि अगर बात हो रही है कि जब दोनों में सहयोग बढ़ रहा है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर लेते। आखिर में क्या कारण है कि जब दोनों में इतना सहयोग बढ़ ही गया तो अब तक वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं कर पाए। तो मैंने बोला सहयोग तो होता है लेकिन संघर्ष भी है। कुछ मुद्दे ऐसे जिन पे लेकर के दोनों में अभी विवाद बने हुए, कुछ मुद्दे ऐसे, अब उनको देखते हैं। पहला कि भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के बीच में कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं। कैसे, एक तो रूस को लेकर के। देखो अभी रूस यूक्रेन की मैं बात करूं, अब रूस हमारा अच्छा दोस्त है, यूरोपीय यूनियन का दोस्त अच्छा नहीं है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया। रशिया और यूक्रेन डिस्प्यूट में यूरोपीय यूनियन के देशों ने भारत पर दबाव बनाया था कि भारत यूक्रेन से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने बोला भाई रशिया तो मेरा फ्रेंड है। बोला गया कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, तो भारत ने बोला नहीं हम खरीदेंगे क्योंकि हमारा दोस्त है। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया। इसकी वजह से कई वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो रूस हमारे थ्रू यूरोप में चला जाएगा, इसलिए यूरोप डर रहा है अभी इस बात से, इसलिए वो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बात नहीं कर पा रहा। एक मुद्दा यह है रशिया का, और रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की बात हो रही है, या क्रीमिया संकट वही था जो 2014 में उसने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था। तो ये जो रशिया की तानाशाही है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के देश है, इनमें क्या कर रही है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो हमेशा। क्योंकि दो यूरोपीय यूनियन के देश है वो अलग तरीके से रशिया को देखते हैं, और इंडिया है वो रशिया को अलग तरीके से देखता है। एक मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है इटली। ध्यान रखना, इटली के जो नौसैनिक थे उनको भारत ने हमेशा उनको गिरफ्तार करने की बात करी, और इटली यूरोपीय यूनियन का पावरफुल देश है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उसमें हमारा सहयोग नहीं दे पाया। इसकी वजह से भारत थोड़ा सोचता है कि अरे ज्यादा बात बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। इसलिए एक मुद्दा है इटली का मुद्दा। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात भी करें तो कुछ मुद्दे आएंगे, क्योंकि दोनों के हितों में कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होगा। देखो रशिया के हितों में कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, यूरोपीय यूनियन चाहता है कि रशिया को अकेला छोड़ा जाए, इंडिया चाहता है कि रशिया के साथ हम खड़े रहें, तो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, इसलिए संघर्ष हुआ। तो जहां दोनों के हितों में विरोधाभास आएगा वहीं संघर्ष उत्पन्न होगा। सेकंड, इटली के मुद्दे पर अगर इटली के 2 सैनिक अगर गिरफ्तार हो जाते और उन पर कार्रवाई हो जाती तो इटली पर दाग लग जाता, और इटली ऐसा कभी नहीं होने देता, इसलिए इटली ने उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया। भारत की इज्जत खराब हो गई, क्योंकि भारत के 2 मछुआरों को मार के चले गए वो, और आज खुले घूम रहे हैं। तो इसकी वजह से दोनों में संघर्ष। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखो, अगर हम बात करें सेवाओं में व्यापार तक पहुंच, कई मुद्दे। भारत चाहता है कि सर्विस सेक्टर ओपन कर दिया जाए, भारतीय नागरिक भी आसानी से कम सस्ते वीजे में आसानी से यूके, इंग्लैंड, स्विस सब जगह जा सकते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के देश नहीं चाहते। अगर ऐसा होगा तो सारे इंडियन सब देशों में जाके बस जाएंगे, उनके लोगों को रोजगारी नहीं देंगे। इसलिए वीजा को लेकर के दोनों देशों में अभी भी विवाद है। भारत कहता है कि यार हमने तो इतना सस्ता वीजा कर रखा है, आप फीस ही डॉलरों में लगा देते हैं, इतनी प्रोसेसिंग करवाते हैं, इतने काम करवाते हैं, तब जाके आप वीजा देते हो। ये तो गलत बात है।
इसलिए इस मुद्दे बोले फ्री ट्रेड करोगे तो सर्विस का भी फ्री ट्रेड होना चाहिए, हमारे लोग आसानी से आपकी तरफ जा सकते हैं, हमारी सर्विस आपकी तरफ आसानी से जा सके। इसको लेकर के दोनों में अभी बात पूरी हो नहीं पाई। इसको लेकर वस्तुओं के व्यापार में गैर प्रशुल्क बाधाएं। गैर प्रशुल्क बाधाएं का मतलब एक पर्यावरण मुद्दा, एक स्वच्छता। ध्यान रखना, यूरोपीय यूनियन के देश क्या करते हैं, एक स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानक इतने उच्च कर रखे हैं कि भारतीय वस्तु इनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाती। तो भारत कहता है कि यार आप 200 साल पहले इंडस्ट्री चला रहे थे, हम 50 साल से इंडस्ट्री चलाने लगे, तो थोड़ा बहुत हमारी वस्तुओं में पर्यावरण के अकॉर्डिंग चेंजेस होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। यूरोपीय यूनियन हमारा रिलैक्सेशन नहीं देता, हमारी बहुत सारे प्रोडक्टों को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए दोनों में डिस्प्यूट बना हुआ है। भारत कहता है कि नहीं, हम आपके साथ फ्री ट्रेड करेंगे तो सारी बाधाएं दूर करो तभी फ्री ट्रेड होगा। अगर आप फ्री ट्रेड की बात करते हैं हमारी वस्तुओं को मार्केट में नहीं घुसने देंगे तो क्या फायदा। इसलिए दोनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यूरोपीय यूनियन के देश कहते हैं कि भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कानून को स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि कोई एक पेटेंट को दूसरा यूज ना कर सके। भारत कहता है कि नहीं भाई, हमारे यहां अभी गरीब लोग भी हैं, उनको भी कुछ चीजें फ्री में मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर कोविड वैक्सीन पर तुम छूट दे दे कि गरीब आदमी भी गरीब देश भी उस पर क्या बना सकता है, वैक्सीन बना सकता है, पेटेंट को छोड़ दो तो अच्छी बात है। इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होना है। तीसरा है डेटा सुरक्षा का मुद्दा। भारत चाहता है कि डेटा सुरक्षा भारत में स्थानीय रूप से हो और हम स्ट्रिक्टली उसको सुरक्षित रखें। यूरोपीय यूनियन ऐसा नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारी यूरोप की कंपनी हमारे यहाँ पर काम करती है और वो नहीं चाहिए कि उनका डेटा भारत में रहे। इसलिए दोनों में मुद्दा बना हुआ है। और निवेशक राज्य विवाद निपटान तंत्र, इसको लेकर के भी दोनों में मुद्दा बना हुआ है। निवेशक, क्योंकि यूरोप के देश के लोग निवेशक यहाँ आएंगे और भारत में निवेश के मुद्दों को सुलझाने में बहुत सारे कानूनों से गुजरना पड़ता है, वो नहीं चाहते कितने कानून से गुजरे, इसलिए दोनों के मुद्दों में सहयोग नहीं हो पाता। इन मुद्दों की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वार्ताएं चल रही है, हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि दोनों के हितों में कॉन्ट्राडिक्शन है। ये चीज है। मानव अधिकारों की बात, यूरोप के देश कहते हैं कि भारत द्वारा जैसे जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया, कुछ टाइम के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया हमने थोड़ा बहुत, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, वो अलग अलग जगह छोटी छोटी दंगे होते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पावर करना होगा, उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी को पावर करना होगा। अब यूरोप के देश कहते नहीं, आप तो आदमियों को ही मार देते हैं, आप पुलिस को बहुत पावर देते हैं, वो आदमियों को खत्म कर देती है, वो मौलिक अधिकारों को खत्म कर देती है। तो हम उनको यूरोपीय यूनियन के देशों को समझाते हैं, तुम्हारे यहाँ 50 आदमी, उनको संभाल सकते हो शांति से, हमारे यहाँ है 50,000 आदमी, आसानी से नहीं समझेंगे। तो हमारी जनसंख्या है 10 लाख 5 लाख, हम है 140 करोड़। तो भाई 140 करोड़ को अगर कंट्रोल में करना है तो कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो बनाना होगा। तुम्हारे वहां कि एक ही इंग्लिश बोलने वाले, या एक ही है कि कैथोलिक धर्म वाले या ईसाई धर्म वाले, हमारे 50 तो धर्म है, 50 भाषा है, 50 क्षेत्र है, तो 50 तरह की इच्छाएं होंगी, इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। यूरोप के दोस्त कहते हैं नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इजी रखो, कानूनों को इजी रखो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। इस मुद्दे पर भी दोनों में डिस्प्यूट बना हुआ है। जैसे मुद्दे वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की तुम सुरक्षा नहीं करते, भाई हम करते हैं, आप कौन होते हो कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। तो इन मुद्दों को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट चला रहता है। जैसे आपने देखा होगा 370 हमने हटाया था, यूरोप के कई देश हमसे खपा हो गए थे। NCAA हमने इंप्लीमेंट किया था, यूरोप के कई देश इससे परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि तुम इस्लाम धर्म को दबाना चाहते हो। तो इस तरह के आरोप दोनों के आपस में लगते हैं, इसलिए दोनों के बीच में कई मुद्दों पर अभी सहमति नहीं है, क्योंकि दोनों के हित इसमें अलग अलग है। इसके अलावा अगर बात करें, भारत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यों को बंद कर दिया। क्या हुआ कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल यूरोप की एक संस्था है जो आपको पता है भ्रष्टाचार को लेकर के इंडेक्स जारी करती है, और ये क्या करती है, भेदभाव करती है। यूरोप के देशों को बता देगी अच्छा, और एशिया अफ्रीका के देशों को बता देगी खराब, रिपोर्ट के माध्यम से, और दुनिया में दिखा देगी भाई यूरोप के देश बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि असलियत ऐसी है नहीं है। तो भारत ने बोला यार ये फेक रिपोर्ट है, हमारे साथ पक्षपात करती है, इसका ऑफिस बंद कर दो। इसलिए अब यूरोप के देश इससे खपा हो गए कि यार एक एमनेस्टी इंटरनेशनल थी जो आपकी ट्रांसपेरेंस रिपोर्ट को जारी करती थी, आप उसको भी नहीं रहने दे रहे। इसकी वजह से भी इन दोनों में डिस्प्यूट बना हुआ है। व्यापार की अगर बात करें तो अगर हमारे दोनों 2021 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल व्यापार केवल 2.1% हिस्सेदारी थी, जबकि यूरोपीय संघ चीन के साथ 16%
और यूएसए के साथ 14%, सॉरी, इंडिया चीन के साथ 16% और यूएसए के साथ 14% भागीदारी करता है, जबकि यूएस यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ सिर्फ 2% ही करता है। तो अभी हमारे इन मुद्दों की वजह से हमारा व्यापार भी ज्यादा अच्छा है नहीं। टोटल नंबर ऑफ व्यापार ठीक है, लेकिन परसेंटेज में बहुत पीछे है। इसके अलावा तकनीकी बाधाएं, ये स्वच्छता और पारदर्शी स्वच्छता से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मानक और विधायी प्रक्रिया। देखो, इनके मानक अलग होते हैं, वो हाई लेवल के मानक डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ, हमारे यहाँ क्लीननेस का मतलब है कि कोई मच्छर ना बना रहा हो, कोई गंदगी ना पड़ी हो। यूरोप में क्लीननेस का मतलब है एकदम सैनिटाइज हो, डेली सैनिटाइज हो। अगर कोई सब्जी भी आएगी तो उसमें केमिकल ना हो, उसमें केमिकल यूज ना किया हो। अरे हमारे किसान बिना केमिकल के सब्जी उत्पन्न नहीं कर सकते। आपके वहां 10 आदमी, हमारे यहाँ 50 आदमी, तो 50 आदमियों को सब्जी यदि उत्पन्न करनी है तो केमिकल का यूज करना पड़ेगा। अब वो हमारे यहाँ के लोग जो केमिकल उत्पादन करके खेती करके वहां बेचते हैं, अगर प्रोडक्टों को, जैसे कई बार हमारे गेहूं, कई बार हमारे सब्जी, ये प्रोडक्ट यूरोप में जाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्टों को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ केमिकल का ज्यादा यूज किया गया है। इसलिए दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब इस संघर्ष से निकलने के लिए दोनों ने कही है कि देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल सहयोग हमें होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि देखो, भारत हमारी जरूरत है, क्योंकि आपूर्ति, जो हमारी सप्लाई चेन है, वो पहले केवल चीन पे ही निर्भर थी। उसमें अगर हमें विविधता लानी है और उसको चीन पे डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें चीन के साथ, हमें इंडिया के पास जाना ही पड़ेगा। तो एक तो इस पे फोकस करना चाहिए कि थोड़ा बहुत मुद्दे उनको थोड़ा इग्नोर करो और मामले को आगे बढ़ाओ। ठीक है भाई? तो एक चीज तो एक मुद्दा है, ये सुना होगा आपने। फिर एफटीए का आरंभिक निर्वस, एक मुद्दा हुआ था भारत में, कई बार आपसे पूछ सकता है किस में, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये एक समझौता है जिसको लेकर के भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में कई दिनों से बात चल रही थी, और जो मैं स्टार्टिंग में जिस एग्रीमेंट की बात करते हूँ, एग्रीमेंट यही है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इन दोनों में, क्योंकि ध्यान रखना, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इसमें ट्रेड भी आएगा, इसमें लेबर भी आएगा, सर्विस भी आएगी, सारे मुद्दे आएंगे, इसलिए इसको ब्रॉड बेस्ड पढ़ा गया। विस्तृत निवेश और व्यापार का समझौता है, जो भारत के लिए भी जरूरी है, यूरोपीय यूनियन के लिए भी जरूरी है। क्योंकि कैसे? क्योंकि देखिए, भारत एक जनसंख्या के लाभांश है। यूरोप में एक तो जनसंख्या कम है, वहां काम करने वाले नहीं है, कुछ बुजुर्ग हो गए जो रिटायरमेंट हो गए, तो उन वहां पर अगर काम करने के लिए लोग चाहिए तो हम देंगे। इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुशल श्रमिक हैं, लोग आजकल बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, पेशेवर हैं, तो हमें आसानी से आने जाने दें, वीजा को थोड़ा आसान बना दें, ऐसा काम करना चाहिए यूरोपीय देशों को। ठीक है ना? राजनीतिक संवाद हमें लेवल कंटिन्यू, हमें इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कंटिन्यू वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जितना ज्यादा होगा, सहयोग उतना ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे लेवल एक काम कर लो, पायलट लेवल पर लॉन्च कर लो। ठीक है ना? और इसके अलावा हमें अन्य क्षेत्रों के मुद्दे, जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा है, अफ्रीका का मुद्दा है, इनमें भी सहयोग करनी चाहिए और कई मुद्दों पे हमें आगे निकलना चाहिए, तब जाकर के हम सहयोग कर पाएंगे। ये था यूरोपीय यूनियन के बाद हमारे साथ चल रहा है रिलेशन। अब देखो, थोड़ा समझ लेते हैं ये यूरोपीय यूनियन है क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे प्री में आ सकता है, यूरोपीय यूनियन क्या है और उसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखना, इंग्लैंड इसका सदस्य नहीं है, पहले इंग्लैंड इसका संस्थापक सदस्य था, वो हट गया। देखो, यूरोपीय यूनियन की मैं बात करूं तो 27 देश है जो संप्रभु है। अब इसमें एक चीज और जोड़ना, आपने पढ़ा होगा एक संघवाद और एक परिसंघवाद। संघवाद में इसके अंतर्गत जो इकाइयां होती है वो संप्रभु नहीं होती। जैसे भारत संघ है, लेकिन इसके अंतर्गत इकाइयां यूपी, एमपी, ये स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है। ठीक है? जबकि परिसंघ में जो इकाइयां होती है वो अपने आप में संप्रभु होती है। जैसे यूरोपीय संघ, ये एक परिसंघ है और इसके अंतर्गत आने वाले 27 देश अपने आप में संप्रभु है। वो जब चाहे इससे अलग हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड इससे अलग हुआ था। तो ये 27 संप्रभु देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और जैसे कैसे? क्योंकि ये एक तरह से संघ है, जैसे हमारा इंडिया संघ है, इसी तरीके से संघ है, लेकिन ये परिसंघ है। अंतर इसमें यह है कि वो अलग हो सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं। तो ये क्या है? एक राजनीतिक आर्थिक परिसंघ है, मतलब कॉमन है बिल्कुल इसमें। इसलिए इसको बोला जाता है सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट और अंतर सरकारी वार्ता है। इसको दो रूपों में देख सकते हैं हम। सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है कि
वे संस्थाएं जिन्हें सदस्य देश अपनी समस्त शक्ति सौंप देते हैं। इसके जो 27 जो देश है वो सारी पावर इसको दे चुके हैं। इंटर गवर्नमेंट वाला है क्योंकि ये सारे देश आपस में क्या करते हैं, वापस ध्यान रखना, देश अपनी शक्ति नहीं सौंपते। देखो दो चीज होती है, एक होता है सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट और एक होती है इंटर गवर्नमेंटल बात है। सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है कि उसमें शामिल सदस्य देश अपनी समस्त पावर उस इंस्टीट्यूट को सौंप चुके होते हैं। और इंटर गवर्नमेंटल जो वार्ता होती है इसका मतलब यह है कि उसमें शामिल देश अपनी शक्ति उसको नहीं सौंपता। इन दो शब्दों को समझ लो तब हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत काम के हैं और इससे आप समझ जाएंगे कि यूरोपीय यूनियन क्या है। देखो दो शब्द समझ लो क्योंकि इनमें कई बार हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, ये स्टेटमेंट में कहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हर लेवल पर आपका मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपका आंसर राइटिंग और उतना ही अच्छा आपकी कीवर्ड, क्योंकि कई बार आपके मन में आता होगा कि अच्छी शब्दावली कहाँ से लाएं, अच्छा कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएं। मैंने तो खूब पढ़ी थी वो किताबें, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया और मैंने नोट्स पढ़ लिए, बीजन पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कंटेंट अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को रटते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक कर दोगे। देखो अगर हम रटेंगे तो हम ज़्यादा उसको घुमा फिरा नहीं पाएंगे, और यदि आप समझेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको घुमा फिरा देंगे, उसको मैनिपुलेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उससे आपका क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हो जाता है। कई बार हम आंसर राइटिंग में देखते हैं कई लोगों का क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्ट वो क्या करते हैं, ए टू जेड वो रटने का काम करते हैं, वो एग्जैक्टली उसको रटने का काम करते हैं। इसकी वजह से क्वेश्चन कुछ पूछा है आपने पढ़ा एक ही, उसी को डाल देंगे। और जो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को समझ के काम करेगा वो क्वेश्चन को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में है उसको मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर देगा। इसलिए इन चीजों को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली ये सारी चीजें नोट्स तो आपके पास है ही, विजन तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम बोल रहे हैं उसको समझा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस तरीके से 99% आपको कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं, स्पेशली एनसीईआरटी को। इसको विजन की मैगजीन को सब इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ के निकाल देते हैं, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पाना किसी के बस की बात होती नहीं आसानी से। तो इसलिए इन चीजों को हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें। दो काम होता है, सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट और इंटर गवर्नमेंटल बात। सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट कौन है? यूरोपीय यूनियन, ध्यान रखना। और इंटर गवर्नमेंटल वार्ताएं हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एससीओ, अगर मैं बात सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन, एससीओ है, अगर यूएनओ है, ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल वार्ता पॉइंट है। या मैं कह सकता हूं कोप यूएनएफसीसी है, ये क्या? इंटर गवर्नमेंटल वार्ता। इन दोनों में अंतर क्या है? सुपर नेशनल में क्या है कि इसके अंतर्गत शामिल देश अपनी पावर इस इंस्टीट्यूट को सौंप देते हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन में 27 देश है, इन्होंने अपनी पावर यूरोपीय यूनियन को दे दी। हालांकि संप्रभु है, जब मन की अलग हो जाएंगे, लेकिन जब तक यूरोपीय यूनियन में है तब तक यूरोपीय यूनियन की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और इंटर गवर्नमेंट में कि जैसे कोई एससीओ में शामिल होगा, यूएनएम शामिल होगा या यूएनएफसीसी में शामिल है, उसकी बात माने तो माने, नहीं माने। आपको पता है COP 26 में इतनी बातें होती है, क्या कोई देश मानता है? नहीं मानता। ये क्या? इंटर गवर्नमेंटल है, इसने अपनी पावर सौंपी नहीं हुआ। ये केवल क्या करते हैं, एक साथ बैठ कर डिसीजन लेते हैं, पावर नहीं सौंपी जाती। जबकि सुपर नेशनल में पावर सौंपी जाती है। ये आपको थोड़ा सा अंतर रखना है। और यूरोपीय यूनियन सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट है, जबकि आप आसियान की बात करोगे, जितने भी अदर इंस्टीट्यूट है, अदर संगठन है, वो सब इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, वो सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। अब यूरोपीय यूनियन चूंकि सब कुछ पावर इसने दे दी है इन 27 देशों ने, तो इसके लिए अलग अलग लेवल पर विधायी, कार्यपालिका, ऐसे कुछ चीजें यहां पर होंगी। जैसे तो कई संस्थाएं हैं यहां पर, एक है यूरोपीय काउंसिल, तो यहां ईयू यानी इसका 27 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष से मिलकर के काउंसिल बनती है और ये राजनीतिक रूप से इनको सपोर्ट करती है। तो यूरोपीय यूनियन की काउंसिल में कौन होता है? हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस का हो गया राष्ट्रपति, ब्रिटेन का हो गया प्रधानमंत्री। अब ब्रिटेन तो नहीं है, लेकिन जो ब्रिटेन था उसका। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो इंटर यूरोपीय काउंसिल के सदस्य होंगे। तो यूरोपीय काउंसिल में कौन आएंगे? 27 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष। इसके बाद आए यूरोपीय कमीशन। तो यूरोपीय कमीशन एक स्वतंत्र, ये क्या है? ये तो काउंसिल तो हो जाएगी एक तरह से विधायिका, और यूरोपीय कमीशन हो जाएगी एक तरह से कार्यपालिका। ये क्या है? एक कार्यकारी सरकार है जो यूरोपीय पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ यूरोप के निर्णयों को लागू करती है। ध्यान रखना, यूरोपीय काउंसिल, ये काउंसिल के निर्णय
इसको इम्प्लीमेंट करती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। और यूरोपीय पार्लियामेंट, इनके अंतर्गत एक यूरोपीय पार्लियामेंट और होती है, जानकर जैसे अपनी संसद है ऐसे इसकी भी एक संसद होती है। तो यूरोपीय कमीशन क्या होती है, इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका बॉडी होती है। ठीक है, ये चीज जानेगा। इसके अलावा एक है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, दोनों में अंतर थोड़ा सा, इन दोनों का अंतर समझना। एक है यूरोपियन काउंसिल और एक है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, दोनों में अंतर है। यूरोपीय काउंसिल में राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, यानी कि हेड ऑफ स्टेट, और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में एक मिनिस्टर शामिल होता है, कोई भी भेज सकते हो मिनिस्टर, चाहे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, किसी को भेज सकते हैं। तो एक मंत्री शामिल होता है और ये काम करती है कानून बनाने का, ध्यान रखिए, कानून बनाने का काम करती है। ये क्या करती है, पॉलिटिकल दिशा देने के लिए ये मिलकर के विचार करते हैं, कोई कानून नहीं बनाते, सोचता है कि हमें क्या करना है, जबकि काउंसिल ऑफ यूरोप में कानून बनाती है। इसके अलावा एक यूरोपियन पार्लियामेंट, इससे क्या है कि यूरोपीय संघ एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था है। ध्यान रखना, यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं, ये इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो यूरोप के जो यूरोप की जनसंख्या है, वो अपने अपने देश से एक एक यूरोपियन पार्लियामेंट को भेजती है चुन के। इसलिए ये क्या होती है, एक तरह से लोकतांत्रिक संस्था हो जाती है यूरोपियन। ठीक है ना, तो वो हो गया। तो इस प्रकार से ये संस्था है, इनमें ध्यान रखना। तो इन यूरोपीय काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट, इनके डिसीजनों को एग्जीक्यूटिव करने वाली संस्था का नाम है यूरोपीय कमीशन, और इसमें हेड ऑफ जो काउंसिल है वो यूरोपीय काउंसिल होती है। तो ये है यूरोपीय यूनियन का पूरा स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। 4-5 इसमें इंस्टीट्यूट है, इनमें कंफ्यूजन मत। ठीक है, इसके अलावा दोनों के बीच में मैंने बताया ना कि कई साझे थे, और भी क्या साझे थे, दोनों में सहयोग कहां कहां पर। एक तो हिंद महासागर को लेकर के दोनों में सहयोग है। यूरोपीय संघ ने ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव का उद्देश्य समुद्री संपदा का दोहन करना है, और भारत अपनी नीली क्रांति के माध्यम से पहले ही समुद्री संस्था ये चाहता है कि आप समुद्री रिसोर्सेज है उनका ज्यादा यूज करें। तो भारत भी पहले से ही समुद्री रिसोर्सों का यूज करने के लिए नीली क्रांति ला चुका है। यूरोपीय यूनियन अपनी जो पश्चिमी हिंद महासागर है, हिंद महासागर के एरिया के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए पहले से ही वो ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव ला चुका है। ध्यान रखना, ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव कौन लेके आया, यूरोपीय यूनियन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्री में। नीली क्रांति किसकी, इंडिया की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक जोन आपने देखा होगा, इंडो पैसिफिक जोन अगर बात करूंगे, ठीक है ना, तो ये एशिया हो गया, ये पैसिफिक एरिया हो गया, ये हिंद महासागर हो गया। तो ये पूरा एरिया क्या होता है, इंडो पैसिफिक जोन कहलाता है। ध्यान रखना, एशिया हो गया, ये हो गया अमेरिका, और ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हो गया क्या हो गया, इंडो पैसिफिक एरिया हो गया। तो इंडो पैसिफिक में आपको पता चीन को बैलेंस करना है और समुद्री कानूनों को सही बनाना है, दोनों के हित एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए दोनों में सहयोग। कनेक्टिविटी, देखो कुछ मिला के मैं बोल रहा हूँ ना, हर मुद्दों पर जहां सहयोग है वहां से, जैसे जलवायु परिवर्तन, भारत भी चाहता है कि भाई विश्व में तीसरा चौथा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है यूरोपीय यूनियन तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर करता है इंडिया। अब ये दोनों कम करेंगे तभी ग्रीन हाउस गैस कम होगी। ठीक है, तो दोनों अगर चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर लड़े तो दोनों सहयोग करेंगे। कनेक्टिविटी, आपको पता है कि भारत भी अब यूरोप के साथ अपनी कनेक्टिविटी की घोषणा कर रहा है, जबकि चीन पहले से ही बीआरआई, क्योंकि आपको पता है यूरोपीय यूनियन चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का एक विकल्प चाहता है। वो चाहता है कि चीन ज्यादा एक्टिव ना हो, चीन का होना, शक्तिशाली होना यूरोपीय यूनियन के लिए खुद के लिए नुकसानदायी होता है। इसी यूरोपीय यूनियन चीन को थोड़ा संतुलन रखना चाहता है, और इसीलिए यूरोपीय यूनियन इंडिया को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। ये मुद्दे दोनों में सहयोग के हैं। तो मैंने इतने मुद्दे बता दिए आपको सहयोग को, अब कंफ्यूज मत होना। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, जब आप बात कर रहे हैं कि दोनों में इतना सहयोग हो चुका है और वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग न्यू सिचुएशन इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जो ग्लोबल व्यवस्था है उसमें कई नई सिचुएशन चेंजेज हुई, उस बदलती नई सिचुएशन में भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध है वो किस तरीके से बदलेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है, तब जाके आप यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे संबंधों को पूरा समझ पाएंगे। देखो क्या होता है, थोड़ा सा देखो। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वैश्विक परिदृश्य कैसे बदलता है, ग्लोबल जो सिचुएशन है कैसे बदल रही है। तो देखो कैसे बदल रही है वो देखो। अगर ग्लोबल सिचुएशन की मैं बात करूं, ग्लोबल ऑर्डर या वैश्विक व्यवस्था कैसे बदल रही है, तो एक तो बदल दिया कि चीन का अभ्युदय, चीन पावरफुल बनता जा रहा है। अब तक यूएसए पावरफुल था, लेकिन यूएसए को टक्कर दे दी अब चीन ने, चाहे इकोनॉमिक रूप से देखो,
चाहे सैन्य दृष्टि से देखो, आज चीन शक्तिशाली होता जा रहा है। तो चीन जो चेंज हो रहा है, चीन का जो शक्तिशाली हो रहा है, ये ग्लोबल का एक नया ऑर्डर डेवलप कर दिया। पहले दुनिया ने 1945 से लेकर के और 1991 तक दुनिया में लड़ाई देखी यूएसए और यूएसएसआर की, लेकिन अब लड़ाई किसके बीच में आ गई? इन दोनों के बीच। चीन का बढ़ता युद्ध है यूएसए और चाइना के बीच में, ट्रेड वार बढ़ रहा है, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इन दोनों के बीच में तथातथित शीत युद्ध जैसी सिचुएशन हो रही है। चाहे आप हांगकांग मुद्दे पे देखें, चाहे ताइवान मुद्दे पे देखें, चाहे उत्तरी कोरिया के मुद्दे पे देखें, चाइना उत्तरी कोरिया का सपोर्ट करता है जबकि यूएसए उसको खत्म करना चाहता है। तो चीन का बढ़ता इमर्जिंग यूएसए के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है और ये दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। जो पावर पहले यूएसए की तरफ थी वो शिफ्टिंग हो रही है इधर चाइना की तरफ। ये कोविड-19 में देखने को मिल चुका है। कोविड-19 में चाइना पर डब्ल्यूएचओ कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि चाइना पावरफुल हो चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी चाइना का प्रभाव हो चुका है। डब्ल्यूएचओ चाइना के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल पाया। ठीक है, तो एक तो है चीन का उदय, दूसरा रूस का पुनः शक्तिशाली होना। ध्यान रखना, रूस 1991 में जब यूएसएसआर का पतन हुआ, लेकिन पुतिन के नेतृत्व में जो रशिया है उसने अपना इमर्जिंग किया और आज पुतिन के नेतृत्व में चाहे इकोनॉमिक रूप से हो चाहे सैन्य दृष्टि से हो, रशिया काफी आगे निकल चुका है। 1990 से लेकर के और 2000 तक रशिया की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुतिन वहां पर आए, पुतिन ने सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से रशिया को काफी हद तक मजबूत किया। हालांकि ये चीज गलत है कि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी एक स्थिति। वैश्विक स्थिति कैसे बदल रही है अगर हम बात करें तो एक आई है वैश्विक मंदी, जिसमें हम बात कर सकते हैं 2008 की वैश्विक मंदी और कोविड-19 की वैश्विक मंदी। इन दोनों ने पूंजीवाद को चुनौती प्रस्तुत कर दी। जो दुनिया पूंजीवाद को लेकर के बैठी रहती कि पूंजीवादी व्यवस्थाएं जबरदस्त विकास करेंगी, इकोनॉमी डेवलप करेंगी, लेकिन कोविड-19 में कोई पूंजीवादी इकोनॉमी काम नहीं आई। इसलिए इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया की ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रही है। पश्चिमी एशिया में पहले लड़ाई चलती थी इजराइल में अरब देशों के बीच में, लेकिन आज अरब देश यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इन्होंने भी इजराइल के साथ संबंध बनाना चालू कर दिया। बोला धर्म के आधार पर लड़ाई हो गई, बहुत राष्ट्र हितों की जरूरत है। अगर हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इजराइल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इजराइल से संबंध बढ़ा रहे हैं। तो इजराइल से संबंध बढ़ाना इनका आगे बढ़ गया, इससे भी ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि अरब देशों की तरफ हो जाते थे चीन, रूस, ये मतलब अरब देश अलग हो जाते थे और दूसरी ओर इजराइल अलग हो जाता था। इसकी वजह से लड़ाई होती थी, वो गए। तो ये सारी चीजें अब चेंजेस हुई है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, इंडिया का इमर्जिंग। भैया इंडिया तो पावरफुल बढ़ रहा है, तो ग्लोबल सिचुएशन चेंज होगी। तो बदलते इस ग्लोबल सिचुएशन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में संबंध किस तरीके से होंगे वो देखते हैं। इसके अलावा एक मुद्दा और है इसमें, भूल, एक है वर्तमान जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता जा रहा है कि अगर आज चाहे विकसित देश कितने ही विकसित हो चुके हो, लेकिन जब तक वो विकासशील देशों को सहयोग नहीं करेंगे, जलवायु परिवर्तन पे आधे काम नहीं कर पाएंगे, उसमें विकास उसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जलवायु परिवर्तन को लेकर के दोनों देशों के बीच में अब सहयोग की बातें हो रही है। तो यही था मेन मुद्दा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दिया कि ग्लोबल सिचुएशन कैसे चेंज हुई है। अब जाते हैं हम किस पे, इसमें कैसे हमारे नए डिसीजन आए, नए संबंध बढ़े, उनको देखते हैं। तो ये जो बात करा हुआ है मैंने, तो बेसिक आपको एक चीजें बताइए कि कैसे ग्लोबल सिचुएशन चेंज हुई। कोविड-19 के बाद भी ग्लोबल सिचुएशन काफी चेंज हुई है कि चाइना पे जो दुनिया की डिपेंडेंसी है धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इंडिया इमर्जिंग हो रहा है। तो देखो जो भारत के बीच ये कहना चाह रहा है कि जो मुद्दे थे, अभी हमने देखा कि इतने ज्यादा विवाद है, इनका अभी तक हल नहीं हो पाया, लेकिन भू राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदल रहे हैं। उन परिदृश्यों के मद्देनजर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। कैसे? पेरिस समझौता का इंडिया यूरोपीय यूनियन ने समर्थन किया और भारत कमिटेड होकर इसके आगे बढ़ा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर दोनों के बीच में सहयोग है। तो हम बताएंगे पेरिस समझौता। ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों के बीच में सहयोग कहां कहां हो चुका है, दोनों के बीच में संबंध कितने मजबूत हो चुके हैं, उसके एग्जाम्पल देने हो तो यहां दे सकते हो। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, और इसलिए भारत के नेतृत्व में ISA का गठन हुआ था। ISA क्या है?
एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जो भारत के नेतृत्व में गठित होने वाला एक संस्था है, जिसके अंतर्गत एक ध्यान रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले जो देश है वो इसमें क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य की उपस्थिति ज्यादा रहती है ताकि ये सौर ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग कर सके, और विकसित देश इसमें टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, फाइनेंशियल और टेक्निकल। वो है AIS, और भारत इसका लीडर है। फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने इसकी स्टार्टिंग की है, और लगभग बहुत सारे देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है। 2009 की मंदी आई और ब्रेग्जिट, इन दोनों का प्रभाव पड़ा यूरोप पे। 2009 की मंदी के बाद यूरोप की इकोनॉमी चली गई, और जैसे ही ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ, तो ब्रिटेन जैसे, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्रिटेन था, वो अलग हो गया तो यूरोप की इकोनॉमी कमजोर पड़ गई। इसलिए अब जरूरत है यूरोप को किसकी, भारत की। इसलिए भारत और ब्रिटेन, भारत और कह सकते हैं हम क्या बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन है, इनमें संबंध आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में अशांति हो रही है, जैसे कैसे मध्य पूर्व भारत भी चाहता है कि सुरक्षा बने रहे, सहयोग रहे, यूरोपीय देश भी चाहते हैं सहयोग बने रहे, इसलिए दोनों के बीच में सहयोग की बातें चल रही है। इसके अलावा यूरोशियन आर्क, ये सुना होगा आपने, यूरोशियन आर्क जो यूरोशियन जो देशों का समूह है, और यूरोशियन आर्क में क्या होता है कि वहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज दिक्कत आ रही है, और यूरोशियन देश है, और यूरोशियन, आपको पता है सबसे बड़ा संकट असुरक्षा का आज खा हो रहा है यूरोशिया में। यूरोशिया में कैसे, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट है और यूरेशियन डिस्प्यूट है। यूक्रेन तो यूरोप का देश है, रशिया भी यूरोप का देश है, और दोनों आज लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो अशांति बनी हुई है। तो यूरोप में जो अशांति बनी हुई है उसकी वजह से दोनों भारत और यूरोपीय यूनियन में सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का बढ़ते हुए डिस्प्यूट को अगर सेटल कर सकता है तो वो देश है इंडिया। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में कितनी ज्यादा बातें हो रही है। हमेशा होते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसको सेटल करवाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें प्रयास भी किए गए थे। रशिया यूक्रेन के जो है, जो उनका वहां का प्रधानमंत्री, उसके साथ वार्ताएं की, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ वार्ताएं की, तो काफी हद तक भारत ये काम कर रहा है। इसलिए जब आपको पता है कि यूरेशियन यूक्रेन यूरेशिया जो छोटे छोटे देश है, क्योंकि यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया आ जाता है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और इसमें बहुत सारे छोटे देश है जिनकी सुरक्षा को संकट बना हुआ है। जैसे यूक्रेन वाला मुद्दा हुआ, यूक्रेन को दबा दिया किसने, रूस ने। कल के जाके हांगकांग और ताइवान को दबा दे कौन, चीन। तो इसलिए अगर हम इन छोटे देशों को यदि हमें सुरक्षा देनी है, तो भारत और रूस, भारत और यूरोपीय यूनियन को नेवल सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये शब्द है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये दोस्तों इस शब्दों को ध्यान रखना, इंटरव्यू मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि कोई देश अपनी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमता को इतना बढ़ा ले कि अपने अन्य देशों की भी सहायता कर सके, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने अन्य देशों की सुरक्षा कर सके, उसे बोलते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जैसे यूएस है, वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, उस इसके साथ साथ कई बार अफगानिस्तान को सोचेगा, इंडिया को, अलग अलग देशों की सुरक्षा करने की बात करेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी सेना नहीं है कि दूसरे देश की, इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि दूसरे देश के लोगों को जाके बचा दे। जैसे यूक्रेन का डिस्प्यूट हो रहा है, इंडिया अपनी सेना लगा दे, इतनी इंडिया की क्षमता नहीं। तो इसने ये कहा कि यूरोशियन देशों को बचाने के लिए दोनों देशों को मजबूत होना पड़ेगा और दोनों को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना होगा, इसलिए दोनों आगे आएंगे। चीन तेज गति से बढ़ रहा है, और चीन तेज गति से अगर बढ़ेगा, शक्ति संतुलन कर बढ़ाएगा, क्योंकि चीन आगे बढ़ेगा तो इंडिया को दिक्कत है, यूरोप के देशों को दिक्कत है, इसलिए चीन को बैलेंस करने के लिए दोनों में सहयोग जरूरी है। कुल मिला के कहानी है कि दोनों में समान है, इसलिए दोनों में सहयोग है, चाहे वो आर्थिक मुद्दों की बात हो, चाहे व्यापारिक मुद्दों की हो, चाहे सामरिक दृष्टि हो। इसलिए यूरोपीय यूनियन, और आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में सहयोग बढ़ते जाएंगे। अभी पिछले टाइम आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा बात हुई, बहुत सारे देश, ये तो बात चल रही है जून की, आप अब देखो वर्तमान में जून से लेकर के आज तक कितने यूरोपीय कंट्री के देश, मतलब देश, उनके लीडर, उनके डेलीगेट्स, उनके मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हैं, और भारत भी बहुत ज्यादा यूरोप में गया है। तो इस बात का संकेत है कि दोनों के बीच में संबंध बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जो प्रैक्टिकल देखो न्यूज में आप देख रहे हो, उसको लॉजिकली लिंक किया, तो ये सारे मुद्दे हैं, इन पे दोनों के बीच में सहयोग है। ठीक है। उदारवादी, भारत चाहता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़े, भारत भी चाहता है कि आसानी से आयात निर्यात हो, भारत अपने आयात निर्यात को बढ़ा सके। दोनों में ग्लोबल कॉमन रक्षा, यानी ग्लोबल कॉमन रक्षा का मतलब है कि दोनों मिलकर के सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। पूरा ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, जैसे यूएनओ है, वो सुरक्षा करें, उस पर दोनों सहयोग करते हैं। व्यापार पर सहयोग है,
परमाणु में प्रसार भारत चाहता है कि भाई परमाणु का प्रसार ज्यादा ना हो, यूरोपीय यूनियन भी चाहता है परमाणु प्रसार ज्यादा ना हो। नेविगेशन यानी कि समुद्री स्वतंत्रता, समुद्र में चीन जैसे साउथ चाइना सी में प्रतिबंध लगा देता है, अपनी तानाशाही दबाता है, ऐसा प्रतिबंध समुद्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि समुद्र सबके लिए ओपन असेट है, सभी की संपत्ति हो, किसी एक की संपत्ति नहीं है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना चाहिए। इन पे भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों में सहयोग होता है और दोनों में सहयोग काफी बड़ा है। तो जब भी यूरोपीय यूनियन की बात आए, मैंने जो सहयोग और संघर्ष के जो मुद्दे बताए इनको पढ़ना। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं कंटेंट को घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है, आप क्वेश्चन लिख लो एक बार। प्री के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। प्री के क्वेश्चन तो आपसे ये छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटी छोटी शब्दावली है, ये इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और यूरोपीय यूनियन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कितने देश हैं और कौन कौन देश शामिल है। इसलिए देखो एक ये मैप ऊपर दिया गया है, आपको ये मैप जरूर पढ़ लेना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। यूरोप के इसमें 27 देश है, याद रखना, है ना, ठीक है ना। तो ये देश आपको ध्यान रखना है। इसमें आयरलैंड है, यूके नहीं है, ध्यान रखना कौन कौन नहीं, यूके नहीं है, जो नहीं है उनको याद रखना। आइसलैंड नहीं है, नॉर्वे नहीं है, ठीक है ना, ये देश इसमें शामिल नहीं है। बेलारूस नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, इसमें तुर्की भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, और जो नहीं है उनको ध्यान रखो अपने आप। एक बीच में और स्विस है, स्विस क्या है, न्यूट्रल देश है, वो किसी में शामिल नहीं होता, तो स्विस भी इसमें शामिल नहीं है। और स्विस न्यूट्रल है, इसलिए दुनिया के सारे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ना, उनका संगठन स्विस में ही होगा। क्योंकि अगर किसी देश में बना देते हैं उसका संगठन और देश शक्तिशाली हो जाए तो और दूसरे की मानने से मना कर दे, इसलिए सामान्यतः ऐसे देश में शामिल, स्विस भी इसमें शामिल नहीं है। तो जो इसमें शामिल नहीं है उसको ध्यान रखो, अपने आप अदर देश आपको शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। सिंधु जल संधि। देखो सिंधु जल संधि में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, क्या है सिंधु जल संधि में। सबसे बड़ी बात है आपको सिंधु नदी को अच्छे से पढ़ना है। इसको लेकर के क्वेश्चन पिछली बार पूछा यूपीएससी ने, इसकी सहायक नदियों को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए पहला काम करना है आपको सिंधु नदी का अच्छे से पढ़ लेना है, ज्योग्राफी में ये चीज ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब बात आते हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता अगर हम बात करें, समझौता भारत, पहले सिंधु नदी जल समझौता पे आ जाओ। इसी को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि देखो आपको पता है कि देशों का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन नदियों का विभाजन नहीं होता, क्योंकि नेचर है, ये प्रकृति है, और प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। तो जब मानव ने अपना विभाजन किया तो मानव अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए प्रकृति की चीजों का विभाजन कर देता है, और उनमें फिर विवाद उत्पन्न होते हैं, तो इनके समाधान के लिए कुछ संधि कर लेता है। तो सिंधु जल संधि उसी का एक परिणाम। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक हस्ताक्षर संधि हुई, और इसकी मध्यस्थता किसने करी है, क्वेश्चन ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। अब आपने सोचा होगा वर्ल्ड बैंक क्यों आया इसमें, तो भाई देखो दो देशों के बीच में अगर संधि करवाने तीसरे पक्ष को आना ही पड़ेगा, और वर्ल्ड बैंक इसलिए आया था क्योंकि सिंधु जल समझौते, सिंधु नदी है वो डेवलपमेंट में बहुत रोल निभाती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी डेवलपमेंट में बहुत रोल निभाता है। और वर्ल्ड बैंक भी कहीं ना कहीं जो विवाद है वो कम करवाना चाहता है, और एक वैश्विक संस्था के रूप में उस समय वर्ल्ड बैंक का रोल काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक संधि करवाई थी। इस संधि का उद्देश्य था कि दोनों देश जो सिंधु नदी के वाटर को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों देशों के अधिकार और उनके जो दायित्व है उनको फिक्स कर दिया है कि कौन कौन सा जल कहां पर कौन कौन यूज कर सकता है और कौन कौन उसको प्रति अपने दायित्व रख सकता है। तो ध्यान रखना दो चीज आपको याद रखनी हमेशा, अधिकार और दायित्व। अब इनको कैसे समझें, जैसे नदी के जल बंटवारे का प्रावधान किया, इसमें क्या है कि सिंधु में आपको पता है सिंधु नदी में सिंधु के साथ साथ 5 नदी और है, तो टोटल 6 नदी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या विभाजन किया है, विभाजन यह है कि पूरब की 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी, पूरब की देखो अगर ये नदी यूज आ रही है तो ये वाला हो गया पूरब वाला पार्ट और ये वाला हो गया पश्चिम वाला। तो पूरब की नदी इंडिया पूरब में आता है पाकिस्तान के, इसलिए पूरब की नदियां हैं जिनमें हमें पूरब की 3 नदी बोलते हैं, सतलज, ब्यास और रावी। ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब ज्यादा मत समझना, इंडिया के मैप में देखना ऊपर की 3 नदियां हैं उन पे पाकिस्तान का ज्यादा कंट्रोल है, और नीचे की 3 नदियां उन पे इंडिया का ज्यादा कंट्रोल है, कॉमन ये बात रखना। तो ऊपर या नीचे की 3 नदियां जिन्हें हमें पूर्वी नदियां बोलते हैं, इनमें सतलज, ब्यास और रावी
ये देख रहा हूँ आप, ये हो गया सतलज, ये हो गया ब्यास और ये रावी। इन तीनों पर भारत को ज्यादा जल दिया गया है। भारत इसका अप्रतिबंध उपयोग कर सकता है, भारत इसके जल का खूब यूज कर सकता है, इन नदियों के जल का। लेकिन ध्यान रखना, यूज करते टाइम एक कंडीशन है कि नदी का जल 33 एकड़ फीट कम नहीं होना चाहिए। ये क्या है, जल को मापने की इकाई है, नदियों के जल को, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखो यूज तो आप कितना भी करो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उस नदी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरी है, इकोसिस्टम है उसके लिए जरूरी है, इसलिए कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन क्या है कि ध्यान रखना, भारत पूर्व की नदियों का जल प्रयोग करेगा और मिनिमम वो 33 MAF जल उनमें रखेगा, इनसे ज्यादा जल वो यूज नहीं करेगा। तो पूर्वी नदी द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित समस्त जल का लगभग इतना वो है एकड़, इतना एकड़ जो जल बहता है, इसका यूज करेगा इंडिया, ठीक है ना। और वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों के ज्यादातर जल का यूज करेगा पाकिस्तान, और इनमें ज्यादा पानी आता है, ध्यान रखना, इनमें कम पानी, इनमें ज्यादा पानी, क्योंकि मेजर नदी तो सिंधु झेलम है ही है, बाकी छोड़ी। तो ये एक तो ये चीज है। अब ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन और ये थी कि भाई जैसे ये नदियां है, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, इनमें इंडिया ना तो कोई बांध बनाएगा ना इनके पानी को रोक सकता है, ये चीज था। यानी पानी को रोक नहीं सकता, वो पानी पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है। तो इसमें विवाद क्या हुआ था कि इंडिया ने सोचा कि यार सिंधु और झेलम और चेनाब नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर के पूरे एरिया को अगर कुछ करना है तो सिंधु झेलम नदी का पानी यूज करना होगा, इनको बिजली बनाने तो यूज करना होगा। लेकिन हमने 1960 में संधि कर ली, और 1960 की संधि के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बांध नहीं बना सकते, इसलिए इंडिया ने एक विकल्प निकाला, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर क्या क्या है कि वाटर को रोकेंगे नहीं, वाटर चलता रहेगा नदी में और उसी से बिजली इकट्ठी करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे पानी आ रहा है किसी पहाड़ से, तो नीचे उसमें क्या लगा देंगे, बिजली करने वाले, बिजली पैदा करने वाले वो जो पाइप होते हैं उनको लगा देंगे। इससे क्या है कि पानी नीचे गिरेगा और उससे बिजली बन जाएगी, पानी चला जाएगा नीचे। तो उस तरीके से भारत ने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उसको चलाया है। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में पानी को स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन तीन नदियों या 3 नदियों की सहायक नदियों पर भारत कभी बांध नहीं बना सकता। भारत क्या कर सकता है, इन नदियों के जल को केवल कंटिन्यू रनिंग जल को यूज कर सकता है, बांध नहीं बना सकता, ये कंडीशन है सिंधु नदी जल समझौते। जबकि नीचे की नदियों पर बांध बना सकता है, इसलिए भाखड़ा नांगला बांध हमने बनाया है। भाखड़ा नांगला बांध आपने सुना होगा, वो सिंधु और ब्यास, सतलज और ब्यास नदी का जो मिलन होता है, जहां इनका कन्वर्जिंग होती है, एक दूसरे से मिलती है, वहां पर बांध बनाया गया। तो ये सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आप जान गए होंगे। अब मामला आता है कि सिंधु नदी जल समझौता हाल फिलहाल हाईलाइटेड क्यों हुआ। तो देखो हाल में एक चीज और है, सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग का भी गठन किया गया था। यह आयोग ये था कि देखो भारत और पाकिस्तान है पड़ोसी, दोनों में होंगी लड़ाई, अच्छे से पता था भविष्य में, तो अच्छे से लड़ाई हुई तो कई बार विवाद उत्पन्न होंगे, तो उनका समाधान के लिए एक कमीशन होना चाहिए, इसलिए स्थायी सिंधु समझौता इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो उसी की 118वीं बैठक, इसकी हर साल 2 बैठक, हर साल 1 बैठक, कई बार ज्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो बैठक भी नहीं होगी, कई बार बहुत अच्छे व्यवहार है तो 2-4 बैठक हो जाएंगी। तो इसलिए स्थायी सिंधु समझौता है, स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक है, वो भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और इस बैठक में बोला है पाकिस्तान ने सतलज नदी पर फौजी का ड्रेन के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या हुआ था, सतलज नदी है, उसमें फौजी का ड्रेन है, उसका भारत पाकिस्तान उसको स्टोर करा था, क्योंकि सतलज नदी इंडिया के कंट्रोल में आती है, तो पाकिस्तान से बोला भाई इसके पानी को किस तरीके से स्टोर नहीं करना, आपको रोकना नहीं है, आप कंटिन्यू इसको चलते रहने दें। तो पाकिस्तान ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, ये विवाद समाधान हो गया। तो भारत ने बोला भाई देखो पाकुल दुल किरू लोअर कलनाई, ये डैम है, ध्यान रखना, भारत की प्रोजेक्ट है। तो ये संधि भारत ने बोला कि प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ द रिवर है, और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, वो संधि नदी समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि संधि नदी समझौता बोलता है, सॉरी सिंधु नदी समझौता बोलता है, इंडस वाटर ट्रीटी बोलती है कि भारत वहां पर डैम नहीं बना सकता। तो भारत कहता है कि हमने जो पाकल दुल किरू और लोअर कलनाई जो प्रोजेक्ट चलाए हैं उसमें डैम नहीं बनाया, हमने रनिंग पानी का यूज किया है। वो इसलिए पाकिस्तान ने विवाद उत्पन्न किया था कि भाई आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चला रहे हो और ये हमारे सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत ने उसका जवाब दिया कि नहीं भाई, एग्रीमेंट में बात थी कि हम डैम नहीं बनाएंगे, हम डैम नहीं बना रहे, हम उसके रनिंग वाटर को यूज कर रहे हैं। इसलिए भारत ने भी आश्वासन दिया कि हम सिंधु नदी समझौते के
जो बातें हुई उनका उल्लंघन नहीं कर रहे। ये इस बैठक में निष्कर्ष निकले थे। ठीक है, अब सिंधु नदी जल समझौते, अब देन इंडस वैली बेसिन अगर बात करें तो इंडस जो रिवर है इसको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, है ना। इसको ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से देखना, यहाँ ज्यादा दी नहीं, लेकिन मैं इतना कह दूंगा इसको आपको पढ़ने से अच्छे से पढ़ना है। करंट हाईलाइट रही पूछ सकती है, ये नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्वेश्चन उठता है, जब हमने पठानकोट हमला हुआ, बालाकोट हुआ, नहीं बालाकोट नहीं, पुलवामा, तो नारा लगा था, आपने सुना होगा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये आपने बहुत सादा सुना होगा, बहुत उस समय हाईलाइट रहा कि ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं जा सकते, है ना। तो खून और पानी जब एक साथ नहीं बह सकते तो कई लोगों ने इंडिया को सजेशन दिया कि ये नदियों का पानी निकलता है इंडिया से, और पानी को रोक दो, पाकिस्तान अपने आप लाइन पे आ जाएगा। अर्थात सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन कर दो, पाकिस्तान भारत की बात मान लेगा। लेकिन ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, इसको थोड़ा देखते हैं कि क्या हमें संधि को रद्द करना उचित क्यों नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, कई बार लोग बोलते हैं कि संधि को हमें रद्द कर देना चाहिए, भारत अपनी मनमानी कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसको हम बताते हैं कैसे नहीं करना चाहिए। देखो, पहला है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्मित की गई थी, और चूंकि अगर भारत एक तरफा इससे अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक तरह से सम्मान है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है, वो एकदम से टूट जाएगा। भारत की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, इसलिए भारत इससे अलग नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनयिक और कानूनी संबंध टूटने से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया जा सकता। भाई, भारत में राजनीतिक संबंध, भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक संबंध टूट गई, लेकिन क्या देशों के संबंध टूट जाने से क्या हम नदियों के संबंध भी तोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसमें एक पॉइंट और मैं कहता हूं, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। कैसे? भाई, अगर हम इस संधि को, समझौते को रोक देंगे, पानी को रोक देंगे, तो पाकिस्तान की जनता की क्या गलती है बेचारी? वो तो भूखा मर जाएगी, वो तो पानी से पीड़ित हो जाएगी, वहां पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा, सूखा उत्पन्न हो जाएगा, वहां लोग भूख से मरेंगे। तो क्या इंडिया जैसे देश जो मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, उसके लिए भी बात शोभा नहीं दे सकती, इसलिए बात कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, पड़ोसी देश, अगर भारत ने मान लिया IWT इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया, तो भारत ने और देश बांग्लादेश के साथ भी अपनी संधि समझौते कर रखे, तो बांग्लादेश को भी डर लग जाएगा, यार हमारा संधि समझौता तोड़ सकता है, इसलिए बांग्लादेश भारत में शंका करने लग जाएगा, दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो सकता है। तो अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध हमारे खराब हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोलॉजिकली डेटा पर चीन का सहयोग, पाकिस्तान और चीन ने एक एग्रीमेंट कर रखा है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर पाकिस्तान में नदियों का पानी भारत से जाता है तो भारत में नदियों का पानी चीन से आता है। कई नदियां हैं जो चीन से होकर आती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र एक मेजर नदी है। तो अगर मान ले भारत अगर पाकिस्तान के पानी को रोक दें, तो पाकिस्तान, चीन भी भारत के पानी को रोक सकते हैं, तो भारत को एक संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भारत किसी भी स्थिति में सिंधु नदी जल समझौते को नहीं तोड़ सकता, यही बात आपको ध्यान रखनी। बाकी हवाई की बात होती है, लोग इमोशंस में आके बोलते हैं नदी और जल और खून एक साथ नहीं बह सकते। अरे भाई, जल और खून अलग बात है, बात तो उन लोगों की है जो बेचारे वहां पर रह रहे हैं, और हमारी भी मजबूरी है, अगर हमने एक का पानी रोक दिया तो दूसरा हमारा भी रोक सकता है। इसलिए हमें सिंधु नदी जल समझौते को हम रद्द नहीं कर सकते। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, जब आपको कोई डिफेंस करना हो, कहीं तर्क देना हो कि भाई सिंधु नदी समझौता क्यों जरूरी है, इसको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो भारत के पास ही है। मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे एक ही आते दोनों के पास। पाकिस्तान कहता है कि भाई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, भारत कहता है भाई नहीं, हम आपका उल्लंघन नहीं कर रहे। भारत के द्वारा कई मुद्दे बनाए, जैसे किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, झेलम, रतले, चिनाब, ये सारी जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था कि इस संधि के और भी प्रोविजन थे जो मैंने बता दिया, जैसा कि इस विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र का व्यवस्था की गई थी जिसका नाम था स्थायी संधि समझौता।
इसके अलावा इसने बोला कि बांध और बांध है, नहर है, नलकूप है, इनका निर्माण तथा वित्त पोषण के प्रावधान किए गए थे। और सिंधु नदी पर तारबेला बांध और झेलम नदी पर मंगला बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये सिंधु नदी पर पाकिस्तान का व्यवस्था थी तो उसने इस बांध पर निर्माण किया। पाकिस्तान इसमें कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की अब आपको पता है कि दोनों के मुद्दे क्यों ओवर क्या है। असलियत में लोग बोलते हैं कि सिंधु नदी समझौते के मुद्दे को मतलब मुद्दा क्यों ओवर कर रहा है। मुद्दा कुछ नहीं बल्कि मुद्दा है शक्ति संघर्ष का। शक्ति संघर्ष पाकिस्तान और भारत के बीच में शक्ति संघर्ष है। पाकिस्तान अपने आप को सुपर पावर समझता है, भारत अपने आप को सुपर पावर समझता है, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो शक्ति संघर्ष की वजह से दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं। अगर दोनों दोस्त रहेंगे तो जब तब उनके बीच में नदी विवाद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही पुलवामा और पठानकोट का हमला हुआ विवाद उत्पन्न हुए। तो असली कहानी है शक्ति संघर्ष है, पॉलिटिक्स। असली कहानी है विदेशी संबंधों में जो वहां पर पॉलिटिक्स हो रही है उससे। तो इसी वजह से सारे मुद्दे उत्पन्न आ रहे हैं, बाकी अदर मुद्दे वैसे ही है। तो बोले ना कि आपके सिंधु नदी समझौते के मुद्दे कैसे हैं। मेन मुद्दा इसका शक्ति संघर्ष का है, पॉलिटिकल है, बाकी अन्य मुद्दे अलग है। जैसे कोई बार बोलते हैं कि भाई अगर भारत को विकास करना है तो प्रोजेक्ट बनाना होगा, और प्रोजेक्ट यदि बनाएगा भारत तो विवाद उत्पन्न होगा। ये बात सही है, लेकिन मेन मुद्दा ये है शक्ति संघर्ष। दूसरा राजनीतिक संबंध, भाई ये जो मैं बता रहा हूँ मेन मुद्दा शक्ति संघर्ष यही है, राजनीतिक संबंध। अगर हमारे राजनीतिक संबंध सही नहीं होंगे तो आप 50 लेवल पर उसमें कभी निकाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, ऑब्वियसली जलवायु चेंजेस हो रही है तो वाटर बहुत जल्दी ग्लेशियर पिघल रहा है, तो बाढ़ की बेचारे अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी ज्यादा आएगा, और पानी इंडिया में तो रोकेगा नहीं, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। इसको लेकर के भी कई मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा तीसरे पक्ष सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक को क्यों इसमें लाया गया। जब दो देश ही समझदार थे, दोनों आपस में मुद्दा कर लेते, क्यों तीसरे देश को इसमें लाया गया, क्यों तीसरी संस्था को इसमें शामिल किया गया था। और दूसरी बात डेटा अवेलेबल नहीं है, इसमें पता नहीं लग पाता कि पानी कितना जा रहा है, कौन कितना यूज आ रहा है, ऐसा कोई डेटा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये इसके मुद्दे हैं, ये इसकी कमी भी कह सकते हैं। कुल मिला के सजेशन ये है कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति समर्थन करती है, और भारत को जितना जरूरत है उतने हिसाब से अपने जल का प्रयोग करना चाहिए, और रन ऑफ द रिवर है उसको यूज करना चाहिए। सहयोग, और दोनों के बीच में सहयोग है वो आगे बढ़ाना चाहिए। दृष्टिकोण बदलना चाहिए, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने का मतलब है कि हम केवल बेसिन की बात कर रहे हैं, हमें उपबेसन यानी कि सहायक नदियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई सहायक नदियां इंडिया के लिए जरूरी है, लेकिन वो चूंकि झेलम में जाके मिलती है इसलिए भारत उसका यूज नहीं कर सकता। तो वो चीज है, इसमें थोड़ा तर्क संहिता होनी चाहिए। नहीं, ये वैसे ही कहानी दे रखी, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं। संदीप कई बार ही बोलते, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, एक है हेलसिंकी नियम, ये थोड़ा सा नियम पढ़ना, थोड़ा करंट मतलब ये थोड़ा पूछ जाता है किसी संबंध में। तो क्या होता है, तो हेलसिंकी नियम की अगर मैं बात करूं तो एक अंतरराष्ट्रीय नियम है जो मुख्य रूप से एक अंतरराष्ट्रीय नियम जो नदियों में जलमार्ग को लेकर के जुड़ा रहता है, या जलमार्ग से जुड़ा हुआ एक कानून है। तो अगर बात करें हेलसिंकी नियम की बात करें तो हेलसिंकी नियम अंतरराष्ट्रीय नदियों के जल के उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश है कि अंतरराष्ट्रीय नदियां उनमें जल का कैसे यूज करना है, उसके लिए एक गाइडलाइन है, उसे बोला गया हेलसिंकी नियम। अगर आपसे पूछ रहा है कि हेलसिंकी नियम का संबंध किससे है, तो इसका अंतरराष्ट्रीय नदियों में जल का यूज से है कि उनका यूज किस तरीके से करना है, इसलिए जानेगा। और इस दिशा निर्देश के अनुसार सभी सीमावर्ती देश जल संसाधनों में समान हिस्सेदारी का प्रयोग करेंगे, अपने विवादों का निपटान करेंगे, इकोसिस्टम है उसको बना के रखेंगे, और दोनों देश आपस में समझौता करेंगे। यह है हेलसिंकी नियम, ध्यान रखना। तो हेलसिंकी नियम को जरूर याद रखना कि दोनों हेलसिंकी नियम के अनुसार काम करें। भाई हेलसिंकी नियम कहता है कि दोनों देश समझौता करें, दोनों देश बराबर और जरूरत के हिसाब से जल का यूज करें, दोनों देश जल निकासी की जो बेसन है उनका अच्छे से ध्यान रखें, उनकी इकोसिस्टम है उसको बना के रखें, तब जाकर के आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भारत का अन्य देशों के साथ भी समझौता है, जैसे ये आपको परी को ध्यान रखना, ये मैप एक बार देख लेना नदियां, इसमें नदियां देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ठीक है, ये सिंधु नदी, ये नदियां थोड़ी सी बात की है, ये ध्यान रखना, ये हम वैसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना है भारत और नेपाल के बीच कोसी नदी, इसको लेकर के दोनों के बीच 1954 में समझौता हुआ। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कोसी नदी समझौता किसके बीच में, इसके पीछे से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में। लेकिन जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी, अदरवाइज आपने कहीं एक लाइन से पढ़ा वहां याद नहीं रह पाएगी।
दूसरा महाकाली संधि। महाकाली नदी पर यह समझौता है, ये भी भारत और नेपाल के बीच में है। भारत चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, सतलज नदी को लेकर के एक समझौते की बात हो रही है, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि जल की सूचनाओं को शेयर करने का मामला हो चुका है। भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी समझौता हो चुका है, जिसमें फरक्का बांध बनाया गया है। और इसके अलावा तिस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियां हैं, इनमें भी ये बात हो चुकी है कि कुछ डेटा को आपस में शेयर कर देंगे। भूटान के साथ भी दोनों के बीच में सहयोग ये हुआ है कि दोनों जल विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी जो पूर्व सूचना है उसमें शेयर कर लेंगे। ये एक चीज आपसे आ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये था। तो चूंकि दोस्तों दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे और यूरोपियन यूनियन टॉपिक आपके 1 घंटे ले चुका था, इसलिए ये वीडियो लंबा खिंच गया। लेकिन चूंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आईआर और जगह से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको यहीं से ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से हैंडल करें। अब आप यूरोपियन यूनियन के कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं और सिंधु जल समझौता का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। पहले यूरोपियन क्वेश्चन लिखो और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, लिखना जरूर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बदलते वैश्विक, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, स्टेट पीसी से पूछा किसी में, बदलते वैश्विक व्यवस्था में, ग्लोबल ऑर्डर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बदलते वैश्विक व्यवस्था में भारत व यूरोपीय यूनियन के संबंधों के अवसर एवं चुनौतियों, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को एग्जाम्पल सहित समझाइए। ठीक है, बदलते वैश्विक, ये क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड सारे आंसर आप दे चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यही था। अब इस तरीके से इसको हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से पढ़ना है ताकि आप बहुत सारी चीजों को कर सकें। ये प्री के फैक्ट होगा, इनको प्री के लिए ध्यान रखना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्री के लिए हो जाएंगे आपको। अगला है तालिबान को लेकर के भारत का रुख। तो चूंकि ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, इसको लेकर क्वेश्चन बहुत स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी बहुत घुमा के देती है थोड़ा सा, तो अच्छा आंसर देने के लिए इसको थोड़ा समझना होगा। और यहाँ आप तालिबान और इंडिया या अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मुद्दा दोबारा, जैसे दोबारा मुद्दा है तो पढ़ना नहीं है, बस एक बार समझना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हम जल्दी इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें और भी लोग इसको देखें। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैगजीन करवा रहे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट, आपके फैक्ट उस सबको क्लियर करेगी, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।